नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्यजीत कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोला बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हालदार जी द्वारा लिखित आलो आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से बेबी हालदार हमें यह बताने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार से समाज में एक अकेली महिला जब रहती है तो समाज के लोग किस तरह से उस पर व्यंग करते हैं, छीटाकशी करते हैं, किस तरह से उसके जो अधिकारों से के को लोग अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बेबी हालदार जी इसमें बताने का प्रयास करती है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं बेबी हालदार जिनके पति के द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है और इस तरह से वह 2-3 बच्चों को लेकर किस तरह से इस महंगाई और के समय में वह अपने बच्चों का पालन पोषण या परवरिश करती हैं और किस तरह से वह सामाजिक जो व्यंग होते हैं उन व्यंगों का वह सामना करते हुए अपने जीवन को सही ढंग से वह स्थापित करने का प्रयास करती है। कहीं न कहीं हम इस बात से भी हम देखते हैं कि आज के जो युग है वैज्ञानिक युग या युग कहा जाए कि आज के समय में सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी आज कहीं न कहीं यह जो मानसिक जो भ्रांतियाँ हैं आज भी समाज में देखने को मिलती है कि एक महिला कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेबी हालदार जी ने ये अपने साहस धैर्य के माध्यम से आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करने का प्रयास करती हैं और साथ ही साथ सभी मानव जगत को यह संदेश देने का प्रयास करती हैं कि यदि व्यक्ति किसी वर्ग का हो, चाहे पुरुष वर्ग का हो, चाहे महिला वर्ग का हो, यदि वो साहसी है, उद्यमी है, उसके अंदर परिस्थितियों से लड़ने के लिए यदि साहस है तो वह किसी भी विपरीत परिस्थितियों को भी वह अपने जीवन में अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित कर सकता है। अर्थात वह विषम परिस्थितियों को में भी वह सरल परिस्थितियों में बदलने का प्रयास करे तो वह धीरे धीरे एक दिन वह समय उसके जीवन में अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए देखा जाए किस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा कि बेबी हालदार जहाँ पर रह रही है वहाँ बाथरूम की बड़ी समस्या है। 4 घरों में एक ही बाथरूम है और इस तरह से शौचालय की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से जो व्यक्ति पहले उसमें चला जाता है फिर निकलता नहीं है, तो फिर लोग क्या, तो ऐसे स्थिति में सवेरे के समय लोग खुले में शौच करने के लिए जाने के लिए विवश होते हैं। तो इस तरह से बेबी हालदार को भी यह सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो उन्हें भी शौच करने के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है। इस तरह से कभी कभी वह काफ़ी देर से काम पर पहुँचते हैं ताकि उसको जब इस बात का पता चलता है कि यह सब समस्याएं हैं मूलभूत रूप से, वह उनको कह देते हैं ऊपर का जो बाथरूम खाली है उसमें आप अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आप अपने घर जा सकती हैं। इस तरह से बेबी हालदार घरेलू काम करने के बाद ताकि उसके घर के सभी कामों को निपटाने के बाद वहीं से वह नहा धोकर वह अपने घर वापस लौटती हैं और इस तरह से वह रोज का उनका यही काम होता है। एक समस्या उनके जीवन से यह समाप्त हो गई। फिर आगे कहते हैं कि उस दिन से मैं वही सब करके घर जाती। किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की जो स्त्री है पूछने चली आती। किसी दिन मुझे घर जाने में थोड़ी देर हो जाती तो मकान मालिक की जो स्त्री है वह हमसे पूछने आ जाती कि इतनी देर क्यों हुई, इतनी देर से क्यों आ रही हो घर पे। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई थी। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई थी।
उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मकान मालिक की बात सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं इतनी विवश थी कि मैं उसका कुछ कर भी नहीं पाती। इसलिए सभी क्रोध को अपने अंदर ही मैं समेट के रख लेती। गुस्सा आता, मैं सोचती ये भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूँ, कि ये भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम करूँ और लौटूँ तो बेमतलब की बातें। और जब मैं वहाँ काम कर पर से अपने घर वापस लौटूँ तो मुझे बेमतलब की प्रश्नों या बातों को सुनने को मिले। मैं कहाँ क्या किसी की बादी हूँ? क्या मैं किसी का अपराधी हूँ कि किसी की गुलाम हूँ कि मुझे इतनी बातें सुनने को मिलती है कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने से तो मैं नागा नहीं करती, घर का जो किराया होता है वह मैं समय समय पर दे देती हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्यों नागा नहीं करती? तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों? तो फिर मैं कहीं जब चली जाती हूँ तो इतना लोगों को दर्द क्यों होता है? क्यों लोग इतना अनाप शनाप मेरे बारे में सोचने दे रहते हैं और क्यों मेरे बारे में इतना लोग शक की नज़रों से देखते रहते हैं? मेरे मेरे पास काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती और इस तरह से मेरे पास समय ही कहाँ था। मैं तातू के घर से जब काम करके समाप्त करके अपने घर लौटते तो लिखने पढ़ने में अपने घर का काम समाप्त करने के बाद जो खाली समय मिलता था उसको मैं लिखने पढ़ने में लेके मैं बैठ जाती थी। इस तरह से मेरे बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती तो प्रश्न होता है सविता कौन है? तो जहाँ पुराने मकान में काम कर रही थी वहाँ पर एक सविता नाम की भी औरत थी जिससे उनकी जान पहचान थी। तो उसी से जब उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता था तो सविता नाम की उस युवती से वह मिलने के लिए उसके घर चली जाती थी। उसके यहाँ से लौटने से कभी देर हो जाती, उसके यहाँ से लौटने से कभी यदि उन्हें देर हो जाती तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सविता नाम की उस स्त्री से मिलने में कभी हमें देर हो जाती तो जैसे हम घर पे आते तो लोग क्या कहते देखिए कि लौटने में जब देर हो जाए तो मुझसे ऐसे देखते जैसे मैंने कोई अपराध करा रही हूँ। जैसे ऐसे लोग देखते थे जैसे मैं कोई अपराध करके वहाँ से आ रही हूँ। बाजार हाट करने में जाना होता, बाजार ज़रूरत के सामान लेने के लिए मुझे बाजार जाना होता। तो ऐसे स्थिति में जब मैं बाजार के लिए जाना चाहती तो बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री जो हमारे जो मकान मालिक हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं वह आ जाती कि स्त्री आती और कहती कहाँ जाती है रोज़ रोज़? वह प्रश्न पूछती हैं कि तुम रोज़ कहाँ जाती हो? तेरा स्वामी है नहीं, तेरा स्वामी है ही नहीं तुम्हारे साथ, तो अकेली ही है, तो अकेली ही है तो इतना घूमने घामने की क्या दरकार मतलब आवश्यकता? तो तुम्हें इतना घूमने घामने की क्या आवश्यकता है? इस तरह से बूढ़े जो मकान मालकिन हैं इस तरह से व्यंग करती हैं। उनका यह व्यंग बेबी हालदार को काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी व्यवस्था है कि वह उनका प्रतिकार भी नहीं कर पाती हैं, उनका वो सीधे सीधे उत्तर भी नहीं दे पाती हैं और इस तरह से यह इसमें इतनी और मजबूरियों से वह गुजर रही। फिर मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या, मैं सोचती थी कि मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो फिर क्या, मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, मैं कहीं घूमने फिरने के लिए भी नहीं जा सकती। फिर वह एक ऐसे समाज की परिकल्पना करती हैं जो आज के पुरुषवादी समाज की व्यवस्था में आज स्त्रियों को उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है घूमने के लिए। इस तरह की वह व्यंग इस के माध्यम से बेबी हालदार इसमें बताने का प्रयास करते हैं। तो फिर रहने जैसा, फिर उसके साथ में रहने
रहना भी तो न रहने जैसा है, और इस तरह से उसके साथ रहना भी न रहने जैसा ही। उसके साथ रह कर भी क्या मुझे शांति मिली? अपने पति के बारे में वो लिखती हैं कि उसके साथ मैं रही तो क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए पांडे पांडे मतलब मोहल्ला के लोगों की क्या क्या बात मैंने नहीं सुनी। कहती मेरा पति भी मेरे साथ था, फिर भी लोग मोहल्ला के लोग बहुत सी छीटाकशी करते थे, व्यंग कसते थे, फिर भी हमारे पति के द्वारा उनका किसी तरह का विरोध नहीं किया गया। तो फिर उसके साथ रहने का मतलब ही कुछ नहीं। आंख बंद कि ये चुप न रह जाती तो क्या कहती? जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे। कहती जब मेरे पति रहते थे और मेरे पति के सामने भी लोगों के मुंह जब बंद नहीं हुआ करते थे, तब तो मैं अकेली रहती हूँ। यहाँ तो ऐसी बातें और भी सुननी पड़ेगी। अब तो मैं यहाँ पर जिस परिस्थिति में हूँ काफ़ी अकेली हूँ, यहाँ पर और भी ज़्यादा बातें सुननी पड़ेंगी। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते। जब मैं काम पर आती जाती, काम करने के लिए तातू के घर आती जाती, तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते और ये भी कहते, एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी नहीं, अर्थात इसके पति इसके साथ नहीं रहते हैं, अकेली ही भाड़े के घर में अपने बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुँह से छिड़खानी चाहते, और इस तरह से दूसरे लोग जब जान जाते मैं अकेली रहती हूँ, तो इस तरह से लोग बिना बात का ही हमसे बात करना चाहते। वे मुझसे बात करने की चेष्टा करते, मुझसे वह बात करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते, और इस तरह से वह लोग बिना कारण ही, कोई कारण नहीं मिलता था तो पानी पीने के ही बहाने हमारे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह, और मैं इतनी विवश थी, इतनी लाचार थी कि मैं उनका सामना भी नहीं कर पाती थी और न कुछ कह पाती थी। मैं अपने लड़कों से उन्हें पानी पिलाने के लिए कह किसी न किसी तरह से मैं बाहर निकल जाती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती, जब अपने बच्चों के साथ मैं कहीं जा रही होती, तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, न जाने लोग कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने लोग सीटियों मारते, कितने ताने व्यंग कसते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन सभी असामाजिक तथ्यों का मेरे ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती, मैं किसी न किसी तरह से उनसे बचकर निकलने का प्रयास करती। तातुस के यहाँ जब पहुँचते और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो खुशी से मैं वह सब कुछ भूल जाती। किसी तरह से मैं जब तातुस के घर पहुँचती और तातुस जब यह बताते कि उनके किसी मैं जब तातुस के घर पहुँचते, तातुस जब यह बताते कि हम किसी हमारे बंधु ने जो कलकत्ता और दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी से मैं वह सब कुछ भूल जाती। जो रास्ते में मेरे साथ घटता, रास्ते में आने जाने में जो घटनाएं मेरे साथ घटित होती थी, वह सब कुछ मैं जब भूल जाती थी जब तातुस मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे। बेबी हालदार कहते हैं तातुस के बंधु कुछ कोलकाता में भी रहते थे, कुछ दिल्ली में भी थे, जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे। वे लोग भी तातुस से मेरे बारे में फ़ोन करके या चिट्ठियों के या पत्रावलियों के माध्यम से वह मेरे बारे में कुछ न कुछ जानने का प्रयास करते या पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी। कहती हैं कि एक दिन मैं घर में बैठी थी, अपने बच्चों से बातें कर रही थी,
तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। तभी जो मकान मालिक है, मकान मालिक का जो बड़ा लड़का है वह आता है और दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, क्योंकि मकान मालिक का बड़ा लड़का है तो बैठने को मैंने कह दिया शिष्टाचार की वजह से। बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। जब वह बैठ गया तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी ख़त्म नहीं होंगी, और इस तरह से उसने जब बातें शुरू की तो लगा जैसे वो ख़त्म नहीं होने वाली है। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। ऐसी ऐसी अश्लीलता भरी बातें कर रहा था, मुझे शर्म आ रही थी जवाब देने में। मैं उसे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि मकान उसी का था, मैं किराएदार थी। इसीलिए मैं उसे कह भी नहीं पा रही थी कि वहाँ से चला जाए। स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वह इस तरह से द्वार पर बैठा था। क्योंकि दरवाजे पर ऐसा बैठा था उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी वह क्या कहना चाह रहा है। मैं उसके पूरे मनोभावों को समझ रही थी, वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैं सोच लिया अब मेरा भला इसी में है, अब मेरी भलाई इसी में है कि इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। और जिस तरह के उसके इरादे थे, जिस तरह की उसकी मानसिकता थी, उसकी मानसिकताओं और इरादों को देखने के बाद मैंने सोच लिया कि मेरा भला इसी में है कि जितना जल्दी हो सके इस मकान को, इस घर को मैं छोड़ दूँ। उसकी बातों से साफ हो गया था कि यदि मैं उसके कहने पर चलूँगी तब उस घर में रह सकूँगी। और मकान मालिक के लड़के के बातों के इशारों से मैं समझ गई थी कि मैं तभी इस घर में रह सकूँगी जब मैं उसकी बातों को मान लूँगी। और इस तरह से बेबी हलदार ने मन ही मन यह सोच लिया था कि अब उसके जो किराए का जो घर है उसे वह छोड़ देगी। मैंने सोचा ये कितना सहज है, मैंने सोच लिया कितना यह सहज है। घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी कि घर में हमारे कोई मर्द नहीं है, पुरुष नहीं है, तो मुझे समाज के हर एक पुरुषों की बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। और इस तरह से वह दृढ़ निश्चय कर ली, वह कल ही कहीं और दूसरा घर ढूंढ लेंगी। इस तरह से बेबी हलदार ने इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के अनुपस्थिति में महिलाओं की किस तरह से उसके अधिकारों का हनन होता है, वह इस पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से लोग व्यंग्य करते हैं, किस तरह से सामाजिक दुराचार या छीटाकशी करते हैं। और इस तरह से बेबी हलदार यहाँ पर यह बताने का प्रयास करती हैं।